हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींद। इथेरियम को लेके क्या हो रहा है? इथेरियम 3800 यूएस डॉलर से ऊपर चला गया है। तो एक तो उस पे बात करेंगे कि इथेरियम में क्या है। इस पे बात करेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स का जो सीजन है, क्या ऑल्ट कॉइन का सीजन चला गया है या ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ऑल्ट कॉइन का सीजन कब आएगा, बिटकॉइन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पे बात करेंगे। कॉइन डीसीएक्स हैक हो गया और उन्होंने बोला कि भाई फंड सेफ है। तो क्या बस ये कह देने से यकीन कर लेना चाहिए? ठीक है, एक वो है, उसके हैक के ऊपर बात करेंगे। एक इथेरियम की ना जो जीनियस एक्ट पास हुआ है, इसका इथेरियम पे क्या इम्पैक्ट है, इसको इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे लगता है आप तक लेके आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो चैनल पे पहली बार आए तो एक बारी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है? सबसे पहले इथेरियम पे चलते हैं। ओवरऑल जो मार्केट साइज़ है ना, इस टाइम वो $4 ट्रिलियन का है। बिटकॉइन की हम हमेशा बात करते हैं, 1,18,000 $612। इथेरियम अगर हम देखें, तो इथेरियम इज़ $3,800। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से तो नीचे ही है। ऑल टाइम हाई इसका 4,878 है। उससे अभी 22% अभी भी नीचे है। लेकिन अगर हम 7 दिन में देखें तो 24% इथेरियम बढ़ गया है। 14 दिन में देखें तो 48% और 24 घंटे में 2.5%। तो इथेरियम की कहानी क्या है, मैं आपको वो आज पूरी डिटेल में समझाऊँगा। इथेरियम के अंदर हुआ क्या है, अगर आप ये स्ट्रैटेजिक ईथ रिजर्व डॉट एक्सवाईज़ी इस वेबसाइट को फिर बार-बार कह रहा हूँ बुकमार्क कर लो। जैसे कि बिटकॉइन ट्रेजरीज़ को ट्रैक करती हैं अलग-अलग वेबसाइट, ऐसे इथेरियम की ट्रेजरीज़ को ये ट्रैक करती है। 6.7 बिलियन यूएस डॉलर का जो ईथ है वो ट्रेजरीज़ में जा चुका है। 1.76 मिलियन ईथ जो है वो स्ट्रैटेजिक ईथ रिजर्व में जा चुका है। टोटल की अगर हम बात करें, टोटल ईटीएफ ईथ होल्डिंग, अगर हम ईटीएफ के पास कितना है तो 5.24 मिलियन ईटीएफ्स के पास है। 20 बिलियन यूएस डॉलर सोचो ईटीएफ्स के पास आ गया है और 6.7 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व में चला गया है। और अगर आप इस चार्ट को देखो तो ये चार्ट ऊपर की तरफ किस तरीके से जा रहा है, जो ईथ का रिजर्व है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बड़ी-बड़ी कंपनीज इसके अंदर उतर गई हैं, बिटमाइन, शार्पलिंक, इथेरियम फाउंडेशन, पल्स चेन, कॉइनबेस, बिट डिजिटल। और अभी मैंने जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक और कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है, वो भी इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। हुआ क्या है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो जीनियस एक्ट है, वो आपको पता है कि 18 जुलाई को साइन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या है, जीनियस एक्ट इंक्लूड्स क्लॉज टू ब्लॉक बिग टेक एंड वॉल स्ट्रीट फ्रॉम स्टेबल कॉइन डोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको समझ लो। इसी वजह से ईथ जो है वो पंप कर रहा है। हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि जब वो स्टेबल कॉइन को लेके इतना बुलिश होगा, स्टेबल कॉइन का जीनियस एक्ट जब वो क्लियर करेगा, तो जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं और बड़ी-बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं, वो अपने-अपने स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या करेंगे, बहुत ईज़ी होगा उनके लिए लॉन्च करना। डोनाल्ड ट्रंप स्मार्ट था। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जो स्टेबल कॉइन है, वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ और इसको बड़ी जो बड़े-बड़े बैंक्स और बड़ी-बड़ी जो बिग टेक जो कंपनीज़ हैं, उनके कंट्रोल में ना आ पाए स्टेबल कॉइन। उसकी मैं वजह भी बाद में बताता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा कि एक क्लॉज़ डाल दिया जीनियस जीनियस एक्ट के अंदर कि जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं, तो वो स्टेबल कॉइन को इश्यू नहीं कर सकते। अगर स्टेबल कॉइन इश्यू करना है उन बैंक्स को, अगर जेपी मॉर्गन को, गोल्डमैन सैक को स्टेबल कॉइन इश्यू करना है, तो उसको एक अपनी अलग एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अलग एंटिटी क्रिएट करने का मतलब है कि 10 बिलियन यूएस डॉलर का तो उसका मिनिमम उसके पास पैसा होना चाहिए, मतलब टू बिगिन विद। और उसको अपनी एक अलग एंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके अलग डायनामिक्स होंगे, अलग प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, उसकी पूरी एक कंपनी अलग होगी। एक बड़ा बैंक जो होता है ना, उसके लिए बहुत आसान होता है रातों-रात स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर देना और एक नेटवर्क इफ़ेक्ट आ जाता है। सोचिए ना, एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, एक्जिस्टिंग चीज़ें हैं, एक्जिस्टिंग इंफ्रा है, अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया। एक तो ये हो गया, ठीक है? कि कंपनीज़ को बोला कि भई एंटिटी अलग क्रिएट होगी। अलग एंटिटी क्रिएट करने से ट्रांसपेरेंसी और सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर दिखेंगी और मिक्स नहीं होंगी चीज़ें। बैंक का धंधा अलग, स्टेबल कॉइन का धंधा अलग। ठीक है, फेयर फेयर इनफ कि मार्केट में अगर कॉम्पिटिशन होगा तो सब फेयर तरीके से कॉम्पीट करेंगे। दूसरा क्लॉज़ इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जी, बड़े-बड़े बैंक्स हैं,
ये हो सकता था ये ऐसे करते कि इनका स्टेबल कॉइन लोगे तो यील्ड मिलेगा। तो यूएसडीटी और टेदर को कौन पूछता फिर? यूएसडीसी और टेदर को कौन पूछता? तो इसने क्या करा, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और क्लॉज़ डलवा दिया कि कोई भी कंपनी अपने स्टेबल कॉइन पे यील्ड इश्यू नहीं कर सकती। यील्ड बेयरिंग स्टेबल कॉइन नहीं होंगे। अगर यील्ड लेना है तो वो डीफाई प्लेटफॉर्म पे स्टेबल कॉइन का यूज होगा, वहां लेंडिंग बोरिंग जो होगी वो यील्ड इज ओके। बट कोई बैंक ये नहीं कह सकता कि मेरा स्टेबल कॉइन में यील्ड भी है। अगर कोई होल्ड करके रखेगा तो उसे यील्ड मिलेगी। अगर ऐसा होता तो जेपी मॉर्गन और ये जो बड़े बड़े बैंक हैं ये क्या करते, यील्ड बेयरिंग, क्योंकि डीप पॉकेट्स हैं, ऑलरेडी ठीक ठाक लिक्विडिटी, एसेट्स, यूजर बेस, सब चीजें, वो यील्ड बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर देते। यील्ड बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट इशू कर देते तो क्या होता कि जो नॉर्मली जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनको कौन पूछता, जो नॉर्मल यूएसडीसी यूएसडीटी है। बेसिकली यहाँ एक बात को समझने की कोशिश करो, यील्ड अगर आपको चाहिए तो वो एक ही तरीका है कि जब आप ईथ या एल1 पे जाके आप स्टेक करते हो, उन ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए, वैलिडेटर बनने के लिए आप वो टोकन को जब स्टेक करते हो तो आपको यील्ड मिलती है। जैसे कि यील्ड का मतलब ये है कि भाई आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। अगर आज इथेरियम पे कोई जाके स्टेक करता है 32 ईथ, तो उसको बदली में उसको एक स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, वैलिडेटर बनने के रोल के एवज में उसको वो मिलता है रिवॉर्ड। तो अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए जो कि 3 से 4%, 2% अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आप जाके स्टेकर बनो, लेकिन आप यील्ड बेयरिंग स्टेबल कॉइन लॉन्च नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ कि अब कोई भी बैंक या कोई भी एंटिटी या कंपनी या एप्पल और गूगल, इनको अगर स्टेबल कॉइन लॉन्च करना है तो वो L1 के ऊपर, पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर ही ये स्टेबल कॉइन बना सकते हैं। एक तो नंबर वन ये, और दूसरा, अगर स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया L1 पे, उसके बाद अगर ये, तो एक तो ये होगा कि भाई उस पे कोई भी लॉन्च कर सकता है, कम कोई भी, चाहे वो यूएसडीसी है, यूएसडीटी है, चाहे वो एप्पल, गूगल, मेटा, जेपी मॉर्गन, इन सब के स्टेबल कॉइन ईथ पे बन रहे हैं या सोलाना पे बन रहे हैं फॉर दैट मैटर। तो एक तो सबके लिए फेयर गेम है। दूसरा, किसी की भी बड़ी कंपनीज के स्टेबल कॉइन में कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं है, तो कंपटीशन नहीं है, सब फेयर है। अब बात आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन है, कौन कितना डिस्ट्रीब्यूट कर ले जाता है, कौन कितना पुश करता है, कौन कितने टाइप्स करता है, कौन किसके पास एक्सपर्टीज है, किसका कितना बड़ा नेटवर्क है, वो मैटर करेगा। ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो हमेशा ही अब टेदर के और यूएसडीसी के पास है, लेकिन बाकी जो पेपल हैं, देखिए जो बाकी स्टेबल कॉइन इशूअर हैं, वो अभी इतना compete नहीं कर पा रहे, वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज कर देने से जो इथेरियम के ब्लॉकचेन, उसको बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करेंगी कि स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगी इथेरियम पे, और फिर वो इंश्योर करेंगे कि हमें इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर हमने अपना गुडविल लगा दी यार, हमने इथेरियम की फाउंडेशन, इथेरियम को एज ए L1, उस पे हम बहुत बड़ा धंधा करने जा रहे हैं। 200, 300, 400 बिलियन का माना जाता है कि 2030 तक 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप। जब 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर में से सबसे बड़ा मार्केट शेयर इथेरियम का रहने वाला है, तो जब इथेरियम के ऊपर 2-2.5 ट्रिलियन का अगर स्टेबल कॉइन इशू होगा, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज कहेंगी इतना बड़ा हमने इथेरियम के ऊपर हमने बेट लिए, इथेरियम को हमें सिक्योर करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो यही सारी जो कंपनीज हैं, ये इथेरियम को बाय करके इथेरियम को के ऊपर स्टेकिंग करेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इथेरियम पे स्टेक होगा, उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा इथेरियम पे हैक करना। बिकॉज़ आपको इथेरियम को अगर आपको हैक करना है, तो आपको इथेरियम के ब्लॉकचेन पे कुछ मैनिपुलेशन करनी है, तो जितना भी स्टेक हुआ है इथेरियम, उसका मोर देन 50% आपको एक्यूमुलेट करना है। तो सोचो अगर बिलियंस में इथेरियम अगर स्टेक होगा, जो कि आज की डेट में 29-30% इथेरियम ऑलरेडी स्टेक है। कल को सोचो कि ये स्टेकिंग टोटल सप्लाई का इथेरियम, जो जितना भी सप्लाई में इथेरियम, उसका 30-40% अगर स्टेकिंग में लग गया, तो किसी भी हैकर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा कि इतना बड़ा इथेरियम का ज़खीरा वो कहाँ से लाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस इथेरियम, जो हम सोचते थे कि इथेरियम 1-2 कंपनीज के पास वो स्टेकर्स बन जाएंगे, अब ऐसा लगता है कि स्टेबल कॉइन आने के बाद इथेरियम की स्टेकिंग भी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैंक स्टेकर्स हो जाएंगे, बहुत सारी कंपनी स्टेकिंग करेंगी, तो बहुत सारे वैलिडेटर्स, नंबर ऑफ वैलिडेटर्स होंगे। अब कोई एक कंपनी का राज नहीं होगी, इससे कहीं ना कहीं जो स्टेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज होगी। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे पहले अभी सिर्फ 3-4 कंपनीज के दिखती थी कि यार यही बहुत बड़ी वैलिडेटर है,
लेकिन अब ये डिसेंट्रलाइज़ हो जाएगा। तो जीनियस एक्ट की वजह से इथेरियम पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होना है, स्टेबल कॉइन पे जो होना है, उसकी वजह से इथेरियम बढ़ रहा है। प्लस इंस्टीट्यूशंस को पता लग गया है कि क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का एक अपना गलियारा होता है। आपके दोस्त होते हैं ना, आपके दोस्त में आपके मोहल्ले में पता होता है कि अच्छा ये इसका क्या है, इसका क्या चल रहा है। सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस की बाइंग ये दर्शाती है कि इंस्टीट्यूशंस को पता लग गया है कि भैया इथेरियम क्या है और इथेरियम की इंपॉर्टेंस क्या होने वाली फ्यूचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अ, तो इसमें मैंने टाइम इसलिए लिया कि देखो आपको ना क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअली में इथेरियम पे हो क्या रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारे चैनल की खासियत यही है, हम कोई हवा में बात नहीं करते दोस्त। ठीक है, आप यही कारण है, देखो ना इथेरियम ऐसे बढ़ रहा है जैसे कि यूएस का जो डेट है वो 50 ट्रिलियन US डॉलर पे पहुंच गया। इथेरियम आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो इथेरियम 29th रैंक आ गया। इथेरियम का 455 बिलियन US डॉलर का उसका मार्केट कैप हो गया है। इथेरियम जो है वो कई बड़ी कंपनी से ऊपर आ चुका है। एचडीएफसी बैंक वगैरह उसमें से कुछ नाम है जिनसे वो बड़ा हो चुका है इथेरियम। तो इस वजह से इथेरियम जो है, जीनियस एक्ट का इथेरियम पे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, नैस्डैक ने भी ये ट्वीट यहाँ पे आर्टिकल है। खैर अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब ये देख के आपको मजा आएगा। तो देखो इसमें क्या है कि ये एक बता रहा है, ये वाला जो फॉर्मूला जो निकाला है, जो ये चार्ट है, वो ये बता रहा है कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने बिटकॉइन अकोमुलेट करने हैं। ठीक है, और वो भी आप कौन से साल में रिटायर होना चाहते हो और आपकी एज क्या है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये कहता है कि सपोज करो आपका खर्चा $50,000 है। $50,000 का मतलब 40 लाख रुपए का खर्चा है। अगर आप 35 साल के हो और आपको रिटायर होना है 2035 तक, तो 2035 तक रिटायर होना है तो 1.20 BTC आप अकोमुलेट कर लो, बहुत बढ़िया रिटायर हो जाओगे। ठीक है, क्या बढ़िया चार्ट है दोस्त। उसके बाद अगर आप 25 साल के हो अभी, तो आपको 2035 तक 1.26 BTC एक्यूमुलेट करने, आप रिटायर हो जाओगे। ये चार्ट कह रहा है, प्रोवाइडेड आपका खर्चा $50,000 है, मतलब मोटा मोटा 45 लाख रुपए के आसपास अगर साल का खर्चा है आपका। तो अगर आपका खर्चा मान लो आपका खर्चा मान लो 86 लाख का है साल का, और आपकी उम्र है इस टाइम 35 साल की। तो 35 साल की अगर आपकी उम्र है तो आपको 2035 तक 2.41 BTC चाहिए। 2035 तक आप 2.41 BTC एक्यूमुलेट कर लो। अगर आप 45 साल के हो तो 2.28 BTC एक्यूमुलेट कर लो, रिटायर हो जाओगे। अगर आपका खर्चा $1 लाख का है साल का, और अगर आपका खर्चा $1.5 लाख, $2 लाख, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कहता हूँ ज्यादातर लोग तो इसी ब्रैकेट में फॉल कर जाएंगे, $50,000 और $1 लाख खर्चा है साल का। $50,000 वाले का ये है कि अगर आपकी उम्र 25 साल वाले और 35 साल वाले मेरी वीडियो को बहुत देखते हैं, 35 साल वाले को सिर्फ 1.20 2035 तक, और 45 साल वाले को 1.14 BTC क्यूमुलेट करना है और काम हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे ना एक कंट्रीज का भी दिया है कि अगर इंडिया के लिए वो चीज अलग है, और देखो बहुत ही गजब गजब का है यार। सेव कर लूंगा मैं से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट करना अगर आपको चाहिए तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बहुत ही बढ़िया है यार ये। इसमें देखो ये है कि ये कंट्रीज के नाम है। अगर आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में अगर आप रहते हो तो आपको 2035 तक कितने बीटीसी चाहिए रिटायर होने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया में तो और कम चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इसकी उस पर मत जाओ। इंडिया में तो कहता है कि अगर आपके पास 2035 तक 0.05 बीटीसी भी अगर होंगे तो आप एक डिसेंट वे में रिटायर हो जाओगे। आई डोंट नो कितना सच है, बट इसकी कैलकुलेशन है। ये कहता है कि यही चीज आपको अगर स्विट्जरलैंड में हो तो आपको 7 BTC, 6 BTC, 5 BTC चाहिए। सिंगापुर में अगर आप हो तो सिंगापुर में आपको तो 1.5 BTC चाहिए, 2 BTC चाहिए। मतलब इस तरीके से है, आप इस पे मत जाओ। आप इस वाली फिगर को देखो जो मैंने आपको पास में बताई, ये वाली। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आराम से तसल्ली से बैठ के कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। कॉइन डीसीएक्स के हैक की बात करते हैं। कॉइन डीसीएक्स का हैक हुआ, कोई बात नहीं, एक्सचेंजेस हैक होती रहती हैं। एक तो कोइंसिडेंस ये है कि वजीर एक्स का 1 साल हुआ है, उसी टाइम टाइम में कॉइन डीसीएक्स का हुआ। 44 मिलियन US डॉलर का हैक हुआ, विच इज लाइक ठीक है। अब हैकर्स का क्या है कि हैकिंग एक बहुत बड़ा धंधा हो गया। हैकर्स क्या करते हैं, 1,000 में से एक बारी भी अगर उनका ये दांव चल गया तो भैया उनको पता है कि क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़ा विंडफॉल गेन होता है। इसीलिए
अटेम्प्ट होती चली जा रही हैं हैकिंग की, रोक नहीं सकते आप। कर क्या सकते हो वो समझिए। अभी क्या है मेन देखो कि सुमित आया जो को-फाउंडर है कॉइनडीसीएस का, उसने बोला कि भई एवरीथिंग इज़ ओके, हम अपनी जेब से भर रहे हैं। अच्छा, पीछे इन्होंने फंड भी रेज़ किया था, काफ़ी सारा पीछे वैल्यूएशन करी थी उसपे फंड के बेसिस पे। अब उस फंड में से ही ये प्रिज़्यूम किया जा रहा है कि उन्होंने वो होल फिल किया होगा। लेकिन बोल देने से मेरा ये कहना है कि आपने बोल दिया, लोगों ने मान लिया, आप उसको इस लेवल पे मत छोड़ो। आप उसको एक प्रूफ कर दो, ठीक है? प्रूफ इन द सेंस कि आप एक ट्रांसपेरेंसी एक ट्वीट कर दो जिसमें आपके पास कितने पैसे थे, कितने आपने रेज़ किए थे पिछले 2-3 सालों में, कितने खर्च हो गए, कितने आपके पास पड़े थे और कितना आज आपने होल फिल कर दिया और ये रही ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जिसके अंदर ये रहा प्रूफ ऑफ रिज़र्व और हमने ये ऑडिट भी करा दिया कि हमारे जितने हैक हुए, हमने उतने भर दिए। भई इतना काम करना है। बट अभी फ़िलहाल हो सकता है उसमें टाइम लगता हो, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा तेज़ जल्दी हो। लेकिन आइडियली एक्सचेंज को ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है? जैसे पीछे बायबिट का हैक हुआ था, आप पूछ सकते हो, तो बायबिट के हैक में क्या हुआ था, उन्होंने डीफाई प्रोटोकॉल से लोन लिया था। तो काफ़ी लोन उन्होंने डीफाई प्रोटोकॉल से लिया था। काफ़ी बायनेंस और इधर-उधर की जो एक्सचेंजेज़ हैं, उन्होंने सीज़ किए थे। लेकिन जो डीफाई प्रोटोकॉल से उन्होंने बड़ा जो लोन लिया था, वो लोन ऑन चेन था, वो दिख रहा था। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई एक्सचेंज का फाउंडर है, हैक हो गया कोई बात नहीं, इट्स ओके। हैक होने के बाद आप कहते हो कि हमने गैप को फिल कर दिया, ग्रेट न्यूज़ ऑनेस्टली मतलब कुडोज़ टू सुमित एंड नीरज। जस्ट दैट कि उसे प्रूफ कर दो, ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये ना हो कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद पता लगे कि यार वो हमने बोला तो था लेकिन ना हो नहीं पाया, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। बट आई जस्ट होप दैट दे काइंड ऑफ दे विल टेक टाइम बट दे विल प्रूव इट। बट गाइस अगेन लिसन, नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन। पीछे कुछ मैंने इस पे सेल्फ कस्टडी पे बात भी करी थी, कुछ मेरे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें जाके एक बारी देख सकते हो। ठीक है? और सबसे बड़ी बात लॉ मेकर के लिए भी बहुत बहुत बड़ी ये लेसन है। ठीक है? लॉ मेकर के लिए क्या है? लॉ मेकर के लिए ये कि भई आप इसको ना प्रॉपर्टी घोषित कर दो। हिंदुस्तान में हमारे बहुत ही बढ़िया लॉज़ हैं प्रॉपर्टी को लेके। तो एक बारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे ना कि उसको डिजिटल प्रॉपर्टी घोषित कर दो। डिजिटल प्रॉपर्टी घोषित करते ही प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी के फिर कानून क्लियर है। प्रॉपर्टी को ओन, ट्रांसफ़र करना, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसका मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कानून है, आईपी राइट्स, डिजिटल कैश, ज्वेलरी सबके राइट्स हैं, सबके लॉज़ हैं। इंक्लूड कर दो, जब ये प्रॉपर्टी घोषित कर देंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज़ भागी-भागी आएँगी एक्सचेंजेस को इंश्योर करने के लिए और एक बार इंश्योरेंस आ गई, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी रिज़ॉल्व्ड, ठीक है? तो ये हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है, भाई उन्होंने ट्वीट करा है और बिटकॉइन का प्रोफेसर बन गया है डोनाल्ड ट्रम्प और बिटकॉइन को ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है जैसे एक प्रोफेसर एक्सप्लेन करता है। एक वीडियो भी डाला है डोनाल्ड ट्रम्प ने। भाई पहली बार ये हुआ है कि अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन कह रहा है हमारे पास ना $7 बिलियन यूएस का ना बिटकॉइन पड़ा है जो हमने सीज किया हुआ था। हमारा ना फिस्कल डेफिसिट जो हमारा बजट है उसमें ना गैप है काफ़ी, आमदनी और खर्चों में। तो जो खर्चे ज़्यादा हो गए ना तो गैप है ना उसको हम बिटकॉइन बेच के भर देते हैं। तो हम यही तो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो सॉवरेन नेशंस की पहली चॉइस हो जाएगी, उनके फिस्कल डेफिसिट और उनको मुश्किल वक़्त से निकालने के लिए एक बहुत बड़ी एसेट है। यही तो हम कह रहे थे। अब वो सामने चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे पिछले बहुत अच्छे साइट है ये ब्लॉकचेन सेंटर। ब्लॉकचेन सेंटर पे पिछले 30 दिन में बीटीसी ने अगर 16% का रिटर्न दिया है, इथेरियम ने 64% का, एक्सआरपी 73%, बीएनबी 21%। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज़ परफॉर्मिंग वेल। ऑल्ट कॉइन सीज़न का क्या है? ऑल्ट कॉइन सीज़न आएगा, नहीं आएगा या कब तक रहेगा? पहले बीटीसी की बात कर लें। ये ना बीटीसी का रेनबो चार्ट है, सेव कर लेना, ये ब्लॉकचेन सेंटर पे मिल जाएगा आपको। अगर आप देखो ना, हर हाल्विंग के बाद बीटीसी इस रेनबो के अंदर मूव करता है और इसमें अलग-अलग कलर्स हैं। ग्रीन का मतलब है एक्यूमुलेट ज़ोन में है, येलो का मतलब हॉडल है, फोमो का मतलब, ऑरेंज का मतलब है कि फोमो बढ़ गया है, सेल का मतलब है कि भई थोड़ा-सा कम रेट है मतलब सेल और मैक्सिमम बबल टेरिटरी। हर हाल्विंग के बाद बीटीसी एक बारी रेड को या ऑरेंज ज़ोन में होके आता है और ये रेनबो के अंदर बिटकॉइन मूव करता है और हर साल ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। पिछले सालों की आपके सामने ये दिख रहा है, हर हाल्विंग के बाद बढ़ रहा है। इस हाल्विंग के बाद अभी ये
अभी तक हीट फोमो इंटेंसिफाइड और सेल सीरियसली जोन में नहीं गया है। जब ये इस जोन में कहीं जाएगा, उसके बाद देन यू मे बी यू कैन थिंक ऑफ if you want to sell it, because most of the people don't even sell it, चाहे कितने का ही हो जाए बिटकॉइन. But if you really want to take a call, this is not the call right now. Though it is not a financial advice, but बिटकॉइन हमेशा इस रेनबो चार्ट से हमें पता लगता है कि अभी बीटीसी कहाँ पे है और इसमें कितना फोमो अभी हुआ है. और ये कुछ नंबर्स भी बता रहे हैं, अगर आप देखो ना, अब फोमो शुरू हुआ है. अब नया जो रिटेल है वो सर्च कर रहा है ताबड़तोड़ बिटकॉइन के बारे में. ठीक है. और जो ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 75% ऑफ द टॉप 50 कॉइन्स परफॉर्म बेटर देन बिटकॉइन ओवर द लास्ट 90 डेज, देन इट इज ऑल्ट सीजन. अभी ये 53% पे है. जब ये 75% हो जाए तो समझ लेना ऑल्ट सीजन इज बैक. तो अभी ऑल्ट सीजन नहीं आया है. ठीक है. यूएस के अंदर 3 स्टेट्स हैं, हैम्पशायर, एरिजोना, टेक्सास, जिन्होंने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का लॉ पास कर दिया. डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो एक ऐसा कानून लेके आ रहा है जिसमें अब रिटायरमेंट फंड के अंदर लोग बीटीसी को, क्रिप्टो को इंक्लूड कर सकते हैं. माइकल सेलर ने बोला सिर्फ आपके पास 10 साल हैं, उसके बाद कोई बिटकॉइन बचेगा ही नहीं आपके लिए. और वही वो रिटायरमेंट वाली जो पीछे मैंने अभी बताई, उससे कहीं ना कहीं मेल खा रहा है. 2035 ही तो है, 10 साल बाद. और इकोनोमेट्रिक्स में टॉप 100 ईटीएफ में आपके 3 ईटीएफ जो हैं वो बिटकॉइन के ईटीएफ हैं. ठीक है. कैसा लगा? थोड़ा लंबा हो गया बट काफी इंफॉर्मेटिव था दोस्त. नहीं, बताओ ना, लग रहा है कि नहीं इंफॉर्मेटिव? चलो ठीक है. इंफॉर्मेशन इज द की. इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, उल्टे सीधे डिसीजन लेते रहोगे. इस बुल रन में गलत डिसीजन नहीं लेना है. ठीक है. गलत कोई डिसीजन नहीं लेना है. और अगर डिसीजन लेने से घबराहट होती है, आज सीजी ने भी एक बड़ी अच्छी बात बोली है. कुछ समझ में नहीं आता ना आपको ज्यादा, जस्ट बाय एंड हॉडल. ठीक है. आई थिंक ही हैज अ पॉइंट. दुकानदारी करोगे, कोई धंधा पानी करोगे, ठीक है, तो उसमें रिस्क है, जब 50 चीजें हैं. बाय एंड हॉडल करके भी अगर आपके पास और कोई काम है साथ में, आप बाय और हॉडल करके चल रहे हो, तो भी आपके गोल अचीव हो जा रहे हैं. इस पे भी चलो डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ठीक है. चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच.